लास्ट वीडियो में हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कैलोरिक वैल्यूज़, एसिमिलेशन और इजेशन के बारे में पढ़ेंगे। कैलोरिक वैल्यूज़ होती क्या हैं? जब 1 ग्राम फूड का कंप्लीट कंबशन होता है, उससे जो एनर्जी लिबरेट हुई या उससे जो हीट लिबरेट हुई, उसको ही हम कैलोरिक वैल्यूज़ बोलते हैं। ये 2 टाइप की है। जब हम इसके टाइप को डिस्कस करते हैं तो पहला आता है इसमें ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू या ग्रॉस एनर्जी वैल्यू GCV, और दूसरा आता है फिजियोलॉजिक वैल्यू दैट इज PV। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू की, यानी कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है क्या। 1 ग्राम फूड का कंप्लीट कंबशन एक क्लोज्ड चैम्बर में हो रहा है और उस क्लोज चैम्बर में वहाँ पे कितनी एनर्जी बनती है, तो उस एनर्जी के रिलीज होने के प्रोसेस को ही यहाँ पे क्या बोला है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन अ क्लोज्ड चैम्बर। यानी कि यहाँ पे चैम्बर कैसा है, क्लोज्ड चैम्बर है, उसमें ऑक्सीजन भरी हुई है और उस चैम्बर को हम बोलते हैं बॉम्ब कैलोरी मीटर। यानी कि बॉम्ब कैलोरी मीटर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 1 ग्राम फूड का कंप्लीट कंबशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। वहीं अगर हम दूसरी वैल्यू की बात करें तो ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स यानी कि 1 ग्राम फूड से जो एनर्जी लिबरेट होती है कंप्लीट कंबशन के बाद, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिक वैल्यू दैट इज PV। अब किस तरीके से इनके डेटा हमें सामने आते हैं, सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, हम मेनली 3 चीज़ें खाते हैं जो हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के कंप्लीट कंबशन से बॉम्ब कैलोरीमीटर में या फिर ह्यूमन बॉडी में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी की यूनिट है किलो कैलोरीज पर मोल, पर यहाँ पे हम ग्राम के आधार पे ले रहे हैं तो वैल्यू हो जाएगी किलो कैलोरी पर ग्राम्स। सो हियर कार्बोहाइड्रेट्स में 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, क्या है ये, GCV यानी कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। वहीं 4 इसकी फिजियोलॉजिक वैल्यू है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट्स। जैसा कि हम जानते हैं फैट्स जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी लिबरेट करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो फैट्स की अगर बात करें तो इसकी GCV है 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम एंड इसकी PV है 9, दैट इज फिजियोलॉजिकल वैल्यू इसकी है 9। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं उनकी GCV है 5.65 एंड वहीं उनकी PV यानी कि फिजियोलॉजिक वैल्यू है 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो इन वैल्यूज़ पे आता है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन के 1 ग्राम से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, या फिर इसकी GCV कितनी है या इसकी PV कितनी है। नेक्स्ट हेडिंग इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एग्जैक्टली होता क्या है। जब हम होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इस न्यूट्रिशन में पहला स्टेप है इंजेशन, खाना खाया गया। उसके बाद आता है डाइजेशन, फूड का ब्रेकडाउन। फूड के ब्रेकडाउन से बनता है एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन, यानी कि एंड प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का और प्रोटीन्स का। उसी के बाद में वो जो एंड प्रोडक्ट हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं ब्लड में या लिम्फ में। जब ब्लड और लिम्फ में वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं तो ब्लड उनको पूरी बॉडी में घुमाता है, यानी कि उनका पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करता है, सेल को दे देता है, टिश्यूज़ को दे देता है। सेल और टिश्यूज़ क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, और एज अ बायो रेगुलेटर्स उसको यूज़ करते चले जाते हैं। क्योंकि सेल्स जो हैं उनमें ग्लूकोज एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जो कि एनर्जी बनाने के काम में आता है। तो जब वो एनर्जी बनाने के या किसी और काम के आ रहा है, यानी कि उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो व्हाट इज असिमिलेशन, द यूटिलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फूड, यानी कि एब्जॉर्ब्ड फूड का काम में आना बाय द सेल और बाय द
tissues. So here the absorbed substances finally reaches the tissue which utilizes them for their activity, यानी कि टिश्यूज उनको अपनी एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हैं। इस प्रोसेस को ही एसिमिलेशन बोला जाता है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है कि जितना भी फूड हम खाते हैं वो सारा एक साथ हमारी सेल को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता। हमारी बॉडी में हमेशा सरप्लस अमाउंट में यानी कि ज़्यादा मात्रा में फूड रहता ही है, तो चाहे वो ग्लूकोज हो या फिर वो अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स हो या फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल हो, तो ये एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में हमेशा रहता है। तो बॉडी इनको कहीं ना कहीं स्टोर कर देती है जिससे जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत हो तो ये काम में आ सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है जब एक्स्ट्रा होते हैं या फिर जब बॉडी को ज़रूरत होती है इमरजेंसी के टाइम पे। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने लीवर के फंक्शंस में पढ़ रखी हैं। तो जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज है यानी कि ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है तो ग्लूकोज कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है? ग्लाइकोजन में, यानी कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। तो ग्लाइकोजेनेसिस, यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्लाइकोजन बन रहा है। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट, जब बॉडी में ग्लूकोज यानी कि ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया बट सेल को तो जरूरत है, तो यहाँ पे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, ग्लाइकोजन को तोड़ा जाएगा और क्या बनाया जाएगा? ग्लूकोज बनाया जाएगा। तो तोड़ना, लाइसिस, किसको? ग्लाइकोजन को। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोजन का टूटना। लाइसिस का मतलब हमेशा ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पे ग्लाइकोजेनोलाइसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फाइनली यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं या फैटी एसिड्स हैं या जो लैक्टिक एसिड बॉडी में प्रेजेंट हैं, जिनका भी कन्वर्जन ग्लूकोज जैसे सब्सटेंसेस में या कार्बोहाइड्रेट्स में हो जाता है। तो यहाँ पे फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स जब ग्लूकोज बनाते हैं तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको यानी कि ग्लूकोज का, नियो यानी नए तरीके से, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन, नए तरीके से नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना। वहीं हम बात करते हैं ग्लाइकोजन का बनना नए तरीके से। जब लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन बनता है तो ये भी नए तरीके से बन रहा है, ग्लूकोज से नहीं बन रहा है, तो इसका तरीका दूसरा हो गया, तो नया तरीका हो गया, तो नियोजेनेसिस। तो इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस, यानी कि अल्टीमेटली या तो ग्लूकोज बन रहा है या ग्लाइकोजन बन रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है या ग्लाइकोजन टूट रहा है। जैसे ही भी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसी तरीके का काम बॉडी एज पर द रिक्वायरमेंट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट अबाउट द प्रोटीन्स एंड द अमाइनो एसिड्स। जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, बॉडी इनको स्टोर नहीं करती। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? अमाइनो एसिड्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी एज दे आर हाईली रिएक्टिव, सो कन्वर्टेड। सो फाइनली इनमें होता क्या है? इनका कन्वर्जन प्रोटीन में होता है, और हम जानते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं ये बॉडी बिल्डिंग में मदद करते हैं, यानी कि मसल ग्रोथ जो हमारी होती है, मसल को बनाने में प्रोटीन बहुत ही सहायक है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है? यहाँ पे सबसे पहले इनका NH3 ग्रुप रिमूव किया जाता है, जिस स्टेप को हम बोलते हैं डीएमिनेशन। ये भी हम लीवर के फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है वो एक बात है कि डीएमिनेशन बॉडी में कहाँ कहाँ होता है। तो ध्यान रखना, बॉडी में डीएमिनेशन, ये अपने आप में क्वेश्चन है कि बॉडी में डीएमिनेशन ईच एंड एवरी सेल में होता है, बट इसके जो प्रिंसिपल या मेन ऑर्गन्स हैं उनको हम बोलते हैं लीवर एंड किडनी, यानी कि लीवर और किडनी में भी डीएमिनेशन होता है, बट इनके साथ साथ हमारी बॉडी की हर सेल में डीएमिनेशन प्रोसेस किया जाता है। फिर हम बात करेंगे फैट्स की। फैट्स का क्या होता है? फैट्स जो एक्स्ट्रा होते हैं या तो वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं या फिर वो हमारी मसल में स्टोर हो जाते हैं। और अगर एडिपोज साइट में ये स्टोर हैं, टिश्यूज चैप्टर में ये आता है कि अगर फूड एडिपोज टिश्यूज में है तो वो फैट हमारी बॉडी में इंसुलेशन या थर्मो रेगुलेशन करेंगे, यानी कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिनरल्स एंड विटामिन्स।
एंड वाटर, ये सारी चीज़ें भी हमारी बॉडी में एक वाइटल रोल प्ले करती हैं। पानी की सहायता से जितनी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो हमारी बॉडी में चलती हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स ये बायो रेगुलेटर्स हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इजेशन। ये लास्ट पार्ट है इसका कि जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, यूज़ में भी आ गया, बट यहाँ पे अभी भी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है या फिर ऐसा मटेरियल जो बॉडी ने डाइजेस्ट नहीं किया है उसको रिमूव किया जाए, तो इस रिमूवल को ही कहा जाता है इजेशन। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, जो डाइजेस्टिव वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस को हम डाइजेस्टिव वेस्ट भी बोलते हैं। तो डाइजेस्टिव वेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट हमने पढ़ा है रेक्टम। तो ये जो डाइजेस्टिव मटेरियल है तो ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा एक स्ट्रक्चर में। मान लीजिए ये रेक्टम वाला पार्ट है और ये एनल कैनाल है और ये एनस है। तो यहाँ पे जो रेक्टम है इस मटेरियल को स्टोर करेगी, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करेगी टेम्परेरीली, और टेम्परेरीली स्टोर करने के बाद रेक्टम के पास न्यूरल सिग्नल्स आएंगे। न्यूरल सिग्नल कौन भेजेगा, ब्रेन भेजेगा, और यहाँ पे जो प्रोसेस होगा उसको हम कहते हैं डीफेसिकेशन। तो हमें यहाँ पे ये पता चला कि डीफेसिकेशन किसका हो रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड का हो रहा है या डाइजेस्टिव वेस्ट का हो रहा है, और डाइजेस्टिव वेस्ट को क्या बोला जाता है, फीकल मैटर। सो हियर द डाइजेस्टिव वेस्ट solidifies into coherent fecal matter or coherent feces, and in the rectum initiate a neural reflex। क्या बताया मैंने कि जो रेक्टम है उसमें एक न्यूरल रिफ्लेक्स जनरेट होता है। तो ये रेक्टम पार्ट है, इस रेक्टम पार्ट में जनरेट हो रहा है न्यूरल रिफ्लेक्स। कौन जनरेट कर रहा है, इसको जनरेट कर रहा है नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको जनरेट कर रहा है। आप आगे जाके पढ़ेंगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, अभी यहाँ पे हमें डिटेलिंग करने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि डीफेसिकेशन का प्रोसेस होगा और बॉडी से एलिमिनेट होगा फीकल मैटर। यहाँ पे जो इजेशन है वो फीकल मैटर का हो रहा है आउटसाइड द बॉडी। और जब थोड़ा सा अगर याद करने की कोशिश करें तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि रेक्टम में फीकल मैटर स्टोर होकर एनल कैनाल में जाता है और फाइनली एनस के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। तो जो एनल रीजन है यहाँ पे हमने दो प्रकार की मसल्स पढ़ी थी। तो यहाँ पे दो प्रकार की मसल थी, एक इनवॉलेंट्री और एक वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल्स एनस के एक्सटर्नल पार्ट पे प्रेजेंट होती हैं, यानी कि यहाँ पे एक्सटर्नल पार्ट पे एनस के जो मसल्स हैं वो एक्सटर्नल मसल हैं, डायग्राम के हिसाब से भी समझाया था। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल मसल्स हैं वो वॉलंटरी एक्ट करते हुए क्या कर रही हैं कि फीकल मैटर को बॉडी से रिमूव कर रही हैं। So here the ejection of feces to the outside through the anal opening or the defecation is a voluntary process, and this voluntary process carried out by पेरिस्टाल्सिस। तो आपको जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि रेक्टम से एनल कैनाल और एनल कैनाल से एनस के थ्रू फीकल मैटर बॉडी से एलिमिनेट होता है। यहाँ पे मसल्स को मूव कराने में किसका रोल है, नर्वस सिस्टम का। जो मसल्स हैं वो पेरिस्टाल्सिस करती हैं, हालांकि रेक्टम में पेरिस्टाल्सिस सबसे कम होता है पर हो तो रहा है। तो यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फीकल मैटर बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। अब जब हम फीकल मैटर की बात करते हैं तो फीकल मैटर का जो रंग है वो येलोइश ब्राउनिश है। ये जो येलोइश और ब्राउनिश कलर है फीकल मैटर का, ये कुछ पिगमेंट्स के कारण है और इनको हम बोलते हैं बाइल पिगमेंट्स। इन बाइल पिगमेंट्स का नाम है स्टेरकोबिलिन एंड यूरोबिलिन। ये जो बाइल पिगमेंट है फीकल मैटर को ब्राउनिश या येलोइश कलर प्रोवाइड करते हैं। उसी तरीके से अगर हम फीकल मैटर की बात करें तो फीकल मैटर में एक फाउल स्मेल आती है। तो वो किस किस कारण से आती है, इट इज़ ड्यू टू CH4H2S, NH3, इंडोल, ट्रिप्टोफैन एंड स्केटोल। इन सारी चीज़ों की वजह से फीकल मैटर में से एक फाउल स्मेल आती है। तो इसको याद रखने के लिए कि इतनी सारी चीज़ें, इसको याद कैसे रखा जाए, तो हिज मैट, आप इस टेक्निक से इसको याद रख सकते हैं। हिज मैट से हम ये सारी चीज़ें आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम H की बात करें तो यहाँ पे H स्टैंड्स फॉर
hydrogen sulfide, I stands for indole, S stands for skatol, M stands for methane, A for ammonia and T for tryptophan. So finally fecal matter eliminated from the body and the process is known as egestion. तो यहाँ पे हमने एलिमेंट्री कैनाल को पूरा पढ़ लिया है। हमने यहाँ पे जूसेस के बारे में भी पढ़ा, डाइजेशन के बारे में भी पढ़ा, इसके साथ साथ कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एसिमिलेशन कैसे हो रहा है, और जो एंड पे हम आ चुके हैं दैट इज इजेशन। लास्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे कि जो एलिमेंट्री कैनाल हैं उनसे रिलेटेड कौन से डिसऑर्डर्स हैं।